तो शुरुआत समाज से करते हैं ना। जो हमें पता चलता है वो ये कि वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन शायद उतनी सख्त नहीं थी जितनी हम कई बार सोच लेते हैं। सही कहा। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो खैर महत्वपूर्ण थे ही, पर दिलचस्प भी है कि वैश्य भी, मतलब बनिया समुदाय के लोग भी ऊंचे पदों पर पहुंच रहे थे। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे एक सामंत उल्लम राजदेव का नाम मिलता है। हाँ। वो वैश्य थे। ओहो, सामंत के पद पर। जी, और सिर्फ वैश्य ही नहीं, कायस्थ जाति भी थी। अच्छा, कायस्थ ये जो लेखक या हिसाब किताब रखने वाले होते हैं? जी हाँ, वही लेखक और प्रशासक वर्ग, ये भी काफी प्रभावशाली थे उस वक्त। देवपाल नायक, हैवंशी जैसे लोगों के नाम प्रशासन में मिलते हैं। और एक और बात, एक कायस्थ विद्वान थे विद्याधर बाबू, उन्होंने तो तारीखे हैवंशी नाम का पूरा ग्रंथ ही लिख डाला। अरे वाह, इससे तो ये लगता है कि सिर्फ जन्म नहीं, शायद काबिलियत की भी कद्र थी। बिल्कुल, लगता तो यही है। योग्यता का भी महत्व था। सिर्फ ये जरूरी नहीं था कि कोई ब्राह्मण हो तो वो शास्त्रों का ज्ञाता ही हो तभी पद मिलेगा। अच्छा, और समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? उनकी क्या भूमिका नजर आती है? देखिए, कुछ हद तक तो काफी सक्रिय भूमिका दिखती है। नोनाल्ला और अल्हण देवी जैसी रानियों का जिक्र मिलता है प्रशासन में, नीति निर्माण में। हाँ, मैंने भी पढ़ा अल्हण देवी के बारे में। उन्होंने मठ वगैरह भी बनवाए थे ना। जाजल देव प्रथम के शिलालेख में शायद जिक्र है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एक काफी, कह सकते हैं, सशक्त तस्वीर पेश करता है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर थी या इसमें कुछ और पहलू भी थे? यहीं पर मतलब एक विरोधाभास सा दिखता है। इसी अल्हण देवी का एक दूसरा शिलालेख है जिसमें सती प्रथा का जिक्र मिलता है। हाँ, उसमें किसी युद्ध के बाद 3 रानियों के सती होने की बात कही गई है। तो मतलब समाज में महिलाओं की स्थिति एक तरफा नहीं थी, काफी जटिलताएं थी उसमें। एक तरफ सशक्तिकरण दिखता है, दूसरी तरफ ये प्रथाएं भी थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। काफी परतें थी समाज में। अच्छा, ये तो हुई समाज की बनावट, पर ये समाज चलता कैसे था? मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था? जाहिर है खेती मुख्य रही होगी जी। तो जमीन का लगान, मतलब भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत रहा होगा। हाँ, वो तो था ही। भू राजस्व सबसे बड़ा सोर्स था। लेकिन करों की लिस्ट देखें तो वो काफी लंबी है। अच्छा, और क्या क्या था? मिलती थी उस पर टैक्स, नमक पर, खानों पर, यहाँ तक कि हलों की संख्या के हिसाब से भी टैक्स लगता था। सच में? हलों की संख्या पर? जी हाँ, ये दिखाता है कि राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था वो कितना फैला हुआ था, कितना विस्तृत था, और शायद लोगों पर बोझ भी काफी रहा होगा इन करों का। हो सकता है। और खेती के लिए पानी, सिंचाई का क्या इंतजाम था? सिंचाई के लिए तालाबों पर काफी जोर था। इसका जिक्र हमें रतनपुर के शिलालेखों में मिलता है। तालाब बनवाए जाते थे। अच्छा, और व्यापार वगैरह, चीजें खरीदी बेची कैसे जाती थी? पैसे चलते थे या कुछ और? व्यापार भी अच्छा खासा होता था। लेन देन के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल आम था। कौड़ियाँ? अच्छा। हाँ, कौड़िया। लेकिन जरूरत पड़ने पर चीजों की अदला बदली, यानी वस्तु विनिमय, वो भी चलता था। शहरों और गांवों में मंडपिका होती थी। मंडपिका यानी बाजार या मंडी कह लीजिए। वहां सामान बिकता था और उस बिक्री पर राज्य शुल्क भी लेता था। अच्छा, टैक्स वहां भी? बिल्कुल। जाजल देव प्रथम के एक शिलालेख में जसराज नाम के एक वैश्य का जिक्र है। वो मंडपिका का प्रमुख था। तो व्यापार मुनज्जम था। हाँ, लगता तो यही है। और क्योंकि कलचुरियों का शासन काफी लंबा चला और उसमें ज्यादातर शांति रही, तो व्यापार को फलने फूलने का मौका मिला। और प्रशासन की सबसे निचली कड़ी, गांव तक कैसे पहुंचता था शासन? सबसे छोटी इकाई तो गांव ही थी। एक आमोदा ताम्रपत्र है, उसके हिसाब से तो कलचुरी राज में करीब 21,000 गांव थे। 21,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी। और एक और बात, रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ये प्रशासन और व्यापार ही नहीं था। स्रोतों में जादू टोना और शगुन अपशगुन में लोगों के विश्वास का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, लगता है ये सब भी उस दौर के जीवन का एक अहम हिस्सा था। तो ये समाज और अर्थव्यवस्था का ताना बाना था। इसमें धर्म और संस्कृति का धागा कैसे बुना हुआ था? शासक किस धर्म को मानते थे ज्यादातर? देखिए, कलचुरी राजा जो थे वो ज्यादातर शैव थे, शिव के उपासक। अच्छा। उन्होंने कई शानदार शिव मंदिर भी बनवाए, जैसे तुम्माण का केदारेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और पाली में एक पुराना शिव मंदिर था, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो शैव धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। हाँ, पक्का सबूत है ये। लेकिन क्या सिर्फ शैव धर्म ही था या दूसरे धर्मों के लिए भी जगह थी? नहीं, यही उनकी मतलब एक खासियत दिखती है। वो दूसरे धर्मों के प्रति भी काफी सहिष्णु थे। अच्छा। वैष्णव धर्म भी खूब प्रचलित था उस समय।
विष्णु की उपासना भी होती थी। कोई उदाहरण है इसके? हाँ बिल्कुल, जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है वो इसी काल का है, और राजिन का जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है उसका भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। शैव और वैष्णव दोनों। और इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को दान देने के प्रमाण मिले हैं। आरंग जैसी जगहों पर जैन मूर्तियां भी मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि बौद्ध और जैन धर्म, उनको भी एक तरह का संरक्षण मिला हुआ था। तो ये तो काफी सहिष्णु माहौल लगता है धार्मिक रूप से। हाँ, ये धार्मिक मेलजोल उस दौर की एक बड़ी पहचान है। और ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, इस क्षेत्र में क्या हो रहा था? शिक्षा के केंद्र थे कुछ खास शहर, जैसे रतनपुर, मल्हार, ये बड़े केंद्र थे। साहित्य भी रचा गया। गोपाल चंद्र मिश्र जैसे कवि हुए, उनकी रचना खूब तमाशा काफी मशहूर है। अच्छा। और वास्तुकला, मतलब भवन निर्माण कला, वो तो बेहतरीन थी ही। रतनपुर का महामाया मंदिर आज भी खड़ा है, उसकी गवाही देता है। हाँ, वो तो बहुत सुंदर है जी। और मंदिरों की दीवारों पर जो मूर्ति कला है वो भी कमाल की है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो कह सकते हैं कि कलचुरी काल एक ऐसा दौर था जहां समाज में वर्ण व्यवस्था थी, पर शायद योग्यता की भी जगह थी। अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर टिकी थी, जिसमें राज्य का अच्छा खासा दखल था। और धार्मिक माहौल काफी हद तक सहनशील था, जिसने कला और साहित्य को भी पनपने का मौका दिया। बिल्कुल सही।